अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 न्यूज़ HD पर आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसे बार बार मीडिया पर उठाया जाता रहा है, जिसे बार बार रिपोर्ट किया जाता रहा है। आज एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी की गई है। वादी रीलम में भारतीय फौज की मुसाफिर बस पर रॉकेट हमला हुआ, जिसमें 10 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। 10 अफराद बताए जाते हैं जख्मी हुए हैं, लेकिन इसकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है क्योंकि अभी कैजुअल्टीज जो हैं वो अस्पताल में मौजूद हैं लोग जो कि जख्मी हैं। लेकिन अगर बात की जाए LOC की खिलाफ वर्जी की, तो भारत ये पहली मर्तबा नहीं कर रहा। इससे पहले भी 75 रोज में 200 से जायद बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती रही है। LOC पर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा है। इसी पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ आपसे कराती चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, उनसे इस पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से सिद्दीक अल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शौकत बसरा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। LOC में भारत की जानिब से जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो आज एक और अहम खबर है वो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने तर्जुमान हैं उन्हें तब्दील कर दिया है। नईमुल हक की जगह फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि अब जितना भी मीडिया है और उसकी जो तर्जुमानी करनी है अब वो फवाद साहब करेंगे। हमारे साथ फवाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मामला है और अब वो किस तरह से उसको रेगुलेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। जानना चाहते हैं कि नईमुल हक साहब को हटा दिया गया है, अब आपको ये कलमदान दे दिया गया है, किस तरह से अब आप रेगुलेट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया में? पहले तो मैं तस्दीक कर दूं कि ये नईमुल हक साहब को बिल्कुल भी नहीं हटाया गया। वो अपनी जो पोजीशन है उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलके काम जो है वो करेंगे। और उसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है कि नईमुल हक साहब जो है एक तो पार्टी में बहुत सीनियर रहनुमा है और उनकी जो कहने के जो पोजीशन है उसको चैलेंज करने का कोई सोच भी नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि मेरा पर्सनल उनसे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह ताल्लुक है और मैं बिल्कुल जाती तौर के ऊपर उनको बिल्कुल उनका मद्दाह हूँ और उनके साथ मिलके जो है वो काम करेंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ सवाल का जो हिस्सा है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, बल्कि सबसे बड़ी सियासी जमात है। लिहाजा इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर के नज़दीक एक वाइब्रेंट जो मीडिया है वो ज़रूरी है। और इमरान खान साहब ने और जो पार्टी लीडरशिप है उसने ये समझा है कि ज़रूरी है कि इस मौके के ऊपर एक ऐसा काम किया जाए कि जिसमें आपको लगे कि ये मामला जो है वो कि जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हुई है, मीडिया की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हुई है। इन सारे मकासद के लिए उन्होंने एक एडिशन अच्छा, किया इमरान है। खान साहब ने यह भी कहा है फवाद साहब के एक फ्रंट फुट पर टीम बनाई गई है जो कि अब मीडिया पर हमें नजर आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेगी, टॉक शोज में हिस्सा लेगी। कौन कौन से नाम होंगे उसमें? है ना, ये सारे लोग तो आते ही हैं मीडिया पे ऑलरेडी। असद उमर साहब हैं, उसके बाद आपके जो है अली जैदी साहब हैं, और जो बाकी लोग हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं, बशीरी मजारी साहबा हैं, असद उमर साहब हैं, ये सब लोग जो है वो आते हैं मीडिया के ऊपर। और आप खुद देखें कि तकरीबन इस वक्त जो है वो 3-4 दर्जन प्रोग्राम होते हैं, 36 के करीब प्रोग्राम होते हैं आपके प्राइम टाइम्स में। तो आपको अपने जो टीम है उसको बड़ा करना है ताकि उसमें हम लोग जो हैं उनको जा सके और जो लोग फिर जाएं अच्छा, उनकी आपने प्राइम टाइम की बात कर दी है तो मैं जरा ये सवाल भी करती चलूं आपसे, आखिरी सवाल मेरे ले लीजिएगा कि प्राइम टाइम में इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप खुद भी एंकर पर्सन है, होस्ट हैं एक चैनल पर, तो आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कैसे करेंगे? वो मुतासिर नहीं होगी? आप तो तर्जुमान है एक पार्टी के अब। हाँ नहीं, वो मुझे छोड़ना पड़ेगा प्रोग्राम। और वो अभी जो है वो मैं जो हमारे न्यू टेलीविजन के चौधरी साहब हैं वो जरा बाहर गए हैं, वो अभी वापस आते हैं तो उनसे मुझे बात करके, क्योंकि जाहिर आप क्योंकि खुद मीडिया में आप सोच सकते हैं कि फौरी तौर के ऊपर छोड़ना तो टेलीविजन के साथ जाती होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है और आपने क्लैरिफिकेशन दे दी कि आप जल्द जो है अपना प्रोग्राम चाहिए ताकि जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो मुतासर ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की। अब चलते हैं जनाब अपने मौजू की जानिब, जो कि LOC पर भारत की जानिब फायरिंग का सिलसिला जारी है और जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी भारत करता रहा है। आलमी बरादरी इस पर क्यों खामोश है? सबसे पहले ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि अमजद साहब आप मुझे दें कि आलमी बरादरी भी इस पर खामोश है, भारत खिलाफ वर्जी करता है बार बार, आखिरकार इसका हल क्या है? कैसे इसका सोल्यूशन निकालें हम? अमजद साहब।
ठीक है, अमजद साहब से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं, बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है। बसरा साहब, आलमी बरादरी भी इस मौजू पर, इस मामले पर खामोश दिखाई देती है, चाहे मामला कश्मीर का हो, चाहे LOC का हो, हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं होता। वजह पहली बात तो ये है रमशा, मोदी जो इस वक्त मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है और इसकी मुसलमान दुश्मनी, जैसे बिलावल साहब ने खुद कहा कि ये जो मोदी है ये गुजरात का कसाब है। उसको क्यों कहा? आप ये देख लीजिए कि जिस अंदाज के अंदर उसने मुसलमानों पे जुल्म ढाए, जिस तरह उसके थॉट्स हैं, उसने तो अपना आप एक्सपोज कर दिया। आपने कहा कि इंटरनेशनल दुनिया क्यों नहीं उठती। सबसे पहले सवाल तो यह है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं उठता। आज आप देखिए ना, जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ, गुलभूषण यादव पकड़ा जाए, आप UNO में जाए, आपकी ज़बान गूंगी हो जाए, और यहाँ पर आप उनसे कहेंगे हाँ हमें कारोबार करना है। जब तक मैं समझता हूँ फैसला, दो टोक फैसला हो जाना चाहिए। एक तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा इस दहशतगर्द को। ये वो लोग हैं जो बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये पाकिस्तान के साथ इनके तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। अब शायद मियाँ साहब को समझ आ जाए कि आप उनको अब की सालगिरह में बुलाते हैं। आज मुझे बताइए, पनामा पे मियाँ साहब ने 3 दफा कौम से खिताब किया है। इतने बड़े वाक़यात हो गए, मियाँ साहब कहाँ सोए हुए हैं? क्यों उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते? मैं समझता हूँ इस वक्त मुजरमाना गफलत है। हमारी फौज जो है वो बॉर्डर पे लड़ रही है, कुर्बानियाँ दे रही है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। होना तो ये चाहिए उनके सफारती लेवल पे भी मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सफारती लेवल पे फिल फॉर इंटरनेशनली में राब्ते करने चाहिए, जो बिलावल साहब ने मुतालबा किया था। रमशा बताएं किधर है वजीर खारजा? अच्छा, मैं आऊंगी, बस साहब रुकिए, नहीं मैं बिल्कुल इस जानिब आऊंगी, क्योंकि जो 4 मुतालबात कहे थे बिलावल साहब की जानिब से, जो प्रपोज किए गए थे, उसमें यह भी मुतालबा था कि वजीर खारजा जो है वो तैनात किया जाए, और अभी तक उसकी डेडलाइन मुकम्मल नहीं हुई। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले जरा अमजद शेर साहब की जानिब में बढ़ूँ और उनसे इस बात को जानूँ कि आखिर ये मामला LOC की खिलाफ वर्जी कब तक चलती रहेगी? ऐसे हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे? हमारे जवान जो है वो बॉर्डर पर शहीद होते रहेंगे। बसरा साहब ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, आप क्या समझते हैं अमजद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है जो बसरा साहब कह रहे हैं, और आज अगर आप देखें ISPR की जो स्टेटमेंट उन्होंने इशू की है, उसमें उन्होंने बड़ा वादे कहा है कि इंडियन DGMO को ये पैगाम दे दिया गया है कि हम इस चीज़ का हक रखते हैं कि अपनी मर्ज़ी से अपने वक्त पे और अपनी जगह चुन के वहाँ पर हम आपको आपका हिसाब चुकाएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में भारत को वार्निंग दे दी गई है कि अब अगर आप बंद नहीं होते तो हम भी आपके साथ वो सलूक करेंगे जिसके आप हकदार हैं। चीज़ ये है कि आज दिन तक पाकिस्तान LOC के ऊपर एक रिएक्टिव पॉलिसी लेके चलता रहा, जहां भारत की तरफ से वायलेशन होती है और आप उसका जवाब देते हैं, आप भरपूर जवाब दे देते हैं। सही। लेकिन दूसरी तरफ भारत इसी के ऊपर जब बात करता है तो पूरी दुनिया को ये कहता है कि पाकिस्तान ने LOC की वायलेशन की और हमने जवाब दिया। बिल्कुल। अब अगर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम मौजूद है कि हम ही वायलेशन करते हैं तो फिर हमें कर लेनी चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है कि अब पॉलिसी में ये तब्दीली आई है कि पाकिस्तान आर्मी जहां मुनासिब समझेगी, जहां देखेगी कि हिंदुस्तान एक्सपोज नज़र आ रहा है, उनके मोर्चे एक्सपोज नज़र आ रहे हैं, वहां वो उनको माली और जानी नुकसान पहुंचाएंगे, और ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान कुछ करेगा तो हम जवाब देंगे। ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये पॉलिसी पहले तो से अपनानी चाहिए थी। हमारी कोल्ड वॉर का आगाज नहीं हो जाएगा ये? तो फिर अगर ये मामला हुआ कि हम अगर उनकी जानिब से आने का इंतजार नहीं करेंगे, हमले होने का इंतजार नहीं करेंगे, हम भी फिर उनके ऊपर हमले करेंगे, तो फिर इस तरह से सिचुएशन और खराब नहीं होगी? हम जैसा आपको एक देखें नहीं खराब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक बेहिसी है। इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान कर रहा है, पहल पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान इनिशिएट करता है, पाकिस्तान वायलेशन करता है, तो ये इल्जाम तो आपके ऊपर चल ही रहा है। ठीक। अब भी यही इल्जाम होगा, जब आप करेंगे तो इल्जाम यही होगा ना कि पाकिस्तान ने ये काम किया, हमने जवाब दिया, तो कर लेना मेरे ख्याल में उस तो लिहाज से आप भी एक तरह से हमने साहब यही बात कह रहे हैं जो बसरा साहब कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए और भरपूर जवाब होना चाहिए। सिद्दीक अल फारूक साहब की जानिब बढ़ते हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, जैसे अमजद साहब ने भी बोला कि भाई हम भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करते हैं, आऊंगी मैं अमजद साहब आपके जानिब दोबारा, डेप्यूटी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लेते हैं, उनसे जो है हम मांगते हैं कि आप वो एहतजाज करते हैं, हम उनसे क्लियरेंस मांगते हैं, उनसे डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, वो वजाहत करके चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इतने अरसे से खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है फिर? सिद्दीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनरल अमजद शुएब साहब ने एक बात आप बताई है कि DGMO को ये पैगाम दे दिया गया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर हम भी हमला करेंगे। लेकिन इससे पहले 4 दिन पहले जनरल राहील शरीफ साहब ने जब ये बयान दिया कि उन्होंने हमारे 7 सिपाही शहीद किए तो हमने उनके 11 मारे हैं, तो ये ईंट का जवाब पत्थर से हो गया। हाँ, अलबत्ता आपने एक सवाल उठाया कि दुनिया क्यों खामोश है। ये दुनिया मुसलमानों के मामले में हमेशा खामोश ही रहती है। कश्मीर देख लें, इराक पे देख लें, अफगानिस्तान पे देख तो लें। सिद्दीक साहब मुझे इस बात का जवाब मैं दे ये दीजिए कि समझता जिस हूं तरह कि से भारत ने ये- प्रोपेगेंडा किया है, क्या हमने उस तरह का प्रोपेगेंडा, हम तो बल्कि उसे प्रोपेगेंडा ना कहें, कुलभूषण के लिए तो हमारे पास सबूत मौजूद थे। वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ UN गए, उन्होंने कुलभूषण का जिक्र भी नहीं किया, तो कहां से फिर आलमी मीडिया मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करेगा? सिद्दीकुल फारूक साहब, इस दहशत सिद्दीक गर्द साहब। के खिलाफ मियां साहब क्यों नहीं बोलते? सिद्दीक साहब मेरा जवाब ये दीजिएगा, सवाल फिर मैं है, फयाज साहब आपने की जानिब भी बढ़ती वो हूँ जी। तकरीर शायद नहीं सुनी, वो कुलभूषण का तकरीर जिक्र शायद क्यों नहीं नहीं किया? सुनी आपने जो वजीर आजम साहब ने वहाँ की, कहाँ की? बल्कि वहाँ तो मोदी उस तकरीर का सामना करने से जो है वो कतरा गया। कुलभूषण इसलिए का जिक्र ये किया वजीर वजीर आजम आजम ने। पर इल्जाम लगाना बड़ी आसान बात है। सिद्दीक साहब, कुलभूषण का जिक्र किया क्या वजीर बिल्कुल, आजम ने? आप नहीं तकरीर किया। देखें कि उन्होंने क्या नहीं कहा। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये मेरा एक सवाल है कलभूषण को पूरी कौम लेके की यानी जानब जो से। बात आप कहते हैं उसका सिद्दीकुल फारूक कलभूषण साहब, आप मेरे बड़े भाई का हैं। मामला हर सतह पर उठाया जा सिद्दीकुल रहा फारूक है। साहब, एक बात सुन लीजिए। देखें, पहली बात तो ये है मेरी बात कि में अगर आप मेरी मुदाखलत बात करें, एक अपना मेरे बड़े भाई मसला बात ना तो सुन करें तो लें। बेहतर है। मेरी एक बात सुन ले। रमशा, जरा मुझे बात करने देना, इन्होंने दीजिएगा। मुझसे सवाल किया है, जी नहीं, या आप इनकी जगह जाके बैठ जाएं। सिद्दीक फारूक साहब रुकिएगा, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के लिए मुझे कहा मैं जा ये रहा है, अर्ज कर ब्रेक रहा लेते हैं हूं सिद्दीक कि साहब। उसके कल बाद का आते हैं, मामला- जैसे नहीं आपने ये बात कही, सिद्दीक साहब ये बात कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता है, क्या पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत क्या उस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात आलमी मीडिया तक और आलमी बिरादरी तक पहुंचा रही है? इस पर सिद्दीक साहब का भी मैं कमेंट लूंगी, अमजद साहब का भी और फयाज हसन चौहान साहब का भी इस पर कमेंट लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हुए फयाज साहब की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले फयाज साहब, आप क्या कहते हैं, भारत की जानिब से बार बार खिलाफ वर्जी की जाती रही है, हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए, हम सबको बजाते खुद क्या करना चाहिए और मिन हैसुल कौम हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, आखिर कैसे रोके इससे, कैसे मुकाबला करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमशा, सबसे पहले तो पिछले 4 घंटे से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है जना आपके स्पोक्समैन के हवाले से और नईमुल हक साहब के हवाले से, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। मैं वहाँ मौजूद था उस मीटिंग में और उसके बाद जो फवाद चौधरी साहब वहाँ आए, बुनियादी तौर पे हमारे 20 से 22 स्पोक्समैन हैं जो ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं पार्टी के। उसमें आपकी पूरी जो है वो टीम जना जितनी लीडरशिप है जना हाईली, और उसके अलावा आपके आज फवाद साहब को उसी टीम के अंदर शामिल किया गया है एज अ तर्जमान, और वो सारे तर्जमान कहलाते हैं। मैं भी उसका मेंबर हूं और उसकी जो है वो मीडिया स्टीयरिंग कमेटी की जो है वो हर रोज तकरीबन मीटिंग हो रही है, तो उसका मेंबर बनाया गया है। नईमुल हक साहब एज इट इज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और वो चीफ स्पोक्समैन है। ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन फयाज साहब इमरान खान साहब ने ट्वीट करके भी कर दी कि एक टीम बना रहा हूं जो कि टॉक शोज में जाएगी और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगी। ये टीम बनी हुई है, ये टीम बनी हुई है, ये टीम बनी हुई है, ये टीम बनी हुई है। फवाद चौधरी साहब को उस टीम का हिस्सा बनाया गया है। ये टोटल जो है वो कहानी ठीक है है। फयाज साहब, अब आपको कमेंट आगे आ गया इस इशू के ऊपर जिस पे आप बात LOC कर रहे की हैं। खिलाफ वर्जी पर आप क्या कहेंगे? अब मसला ये है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अपने भाई से जो नून लीग के हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा कि लोग तो सारे दुश्मन हैं मुसलमानों के, दुनिया तो सारी दुश्मन है मुसलमानों की। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 1.5-2 माह से 20 दफा, सैकड़ों दफा LOC की खिलाफ वर्जी की है आपकी जनाब इंडिया ने। कितनी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने एक दबंग लीडर की हैसियत से जो है वो पूरी कौम की जबान बनने की कोशिश की है। आज जब आपकी एक बस के ऊपर हमला हुआ तो एक वो रटा रटाया जनाब एक बयान आ गया वजीर आजम हाउस की तरफ से मजम्मत का। उसके अलावा आप पिछले कई दिनों के अखबारात उठा के देख लें, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है LOC पर, उस पर वजीर आजम साहब का वो दबंग किस्म का स्टांस नहीं है। दूसरी चीज ये है, आप मुझे ये बताएं पिछले 1.5-2 माह के अंदर आपकी वजारत खारजा ने या आपके वजीर दफा ने या वजीर आजम साहब ने
कितने आलमी फोरम्स हैं या कितनी आलमी सतह की क़यादत है कि जिनसे राब्ता करके उन्हें बताया कि देखो पिछले कई दिनों से मुसलसल आपका इंडिया जो है वो हमारे सिविलियंस को जो है वो अटैक कर रहा है, उन्हें शहीद कर रहा है, हमारी जनाब जो बॉर्डर है उसको जनाब उसकी वायलेशन कर रहा है। कितनी दफा जो है वो आलमी सतह पे मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर इसको हाईलाइट किया गया? नॉट एट ऑल। फिर आप कहते हैं कुलभूषण सिंह यादव के हवाले से वो एक छेड़ बन गई है नून लीग की, जरा सी आप उसका तस्करा करते हैं, बोलते हैं कि जनाब वो कोई जरूरी तो नहीं है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बहादुर अली नामी एक 19 साल का बंदा के जो रियल मैनर में सिख है, उसको सुषमा स्वराज ने उसी फोरम के अंदर जहां पे हमारे वजीर आजम ने कुलभूषण सिंह यादव का नाम लेना गवारा नहीं किया, उसी फोरम में उस 19 साला फेक एक लड़के को जो वो पाकिस्तान का एक टेररिस्ट करार देके, आईएसआई का एक हैंडलर करार देके और लश्कर तैयबा का एक हैंडलर करार देके वहां पे तस्करा किया। तो जब हमारी हुकूमत तो सिद्दीक साहब से इस बात का जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूंगी कि अमजद साहब की जानिब भी बढ़ूं और उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि एक नई कमेटी तश्कील दे दी जाती है, हमेशा एक बार फिर वो नई कमेटी तश्कील दे दी गई, जबकि भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले सिद्दीक साहब जरा आप फयाज साहब के सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्यों हुकूमत खामोश? मुझसे आप सवाल करें। मेरा भी यही सवाल है भाई, एक यूएनओ के फोरम पे आप जाते हैं, कुलभूषण का जिक्र नहीं करते सिद्दीक साहब, ठीक है। ये मामला एलओसी के खिलाफ वर्जी आज पहली दफा नहीं हुआ, 75 रोज में 200 बार खिलाफ वर्जी हुई। हम दफ्तर खारजा जाते हैं, तलबी करते हैं भारतीय हाई कमिश्नर की, उसके बाद क्या होता है? फिर एक बार फिर खिलाफ वर्जी। सिद्दीक साहब देखिए, दोनों, अब एक तो ये है कि जितनी खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। मैंने अभी हवाला दिया है जनरल राहील शरीफ के अपने बयान का कि उन्होंने कहा 7 के मुकाबले में हमने 11 मारे हैं। ठीक, अभी हम जो उनका जो नुकसान पहुंच रहा है, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, वो भी हमारे अखबारों में भी पढ़ें, उनके अखबारों में भी पढ़ें, उनके मीडिया पे भी देखें। हाँ, अगर कोई टोटल वार कहता है कि मुकम्मल जंग हो जाए, तो मुकम्मल जंग के अगर हालात पैदा हो गए हैं तो फिर मुकम्मल जंग की जा सकती है, उसमें फिर कुछ और इक़दाम करने होंगे। आपने ये कहा कि मिन हैसुल कौम हम क्या कर रहे हैं, मिन है इस सिचुएशन में मिन हैसुल कौम, क्या ये कौम के अंदर जो लीडरशिप के दावेदार हैं हम सब लोग, क्या हम सर जोड़कर बैठे हैं? क्या हमने अपने इख्तलाफात ख़त्म किए हैं कि आज इंडिया जो है वो हमारे बॉर्डर पर दंदना रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, जवाब में हम भी कर रहे हैं, वो हमारे हाई कमिश्नर को बुला रहे हैं, हम उनके हाई कमिश्नर को बुला रहे हैं, तो वो हमारे 5 बंदे निकाल रहे हैं, हम उनके 5 बंदे निकाल रहे हैं। तो ये मामला तो चल रहा है इसी तरह से। आप इसे ईंट का जवाब पत्थर से कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरे कुछ दोस्त ये कहें कि नहीं अब टोटल वार होनी चाहिए, तो फिर जनरल अमजद शुएब साहब से पूछ लें कि क्या मुकम्मल जंग का ऐलान कर देना चाहिए और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देने चाहिए, पूछ लें। सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं एक बात मुझे एक बताइए, और अब जंग किसको कहते हैं? आपकी बसों पर हमले हो रहे हैं, आपके फौजियों को शहीद किया जा रहा है, और आपके गुजारे ये किसने कहा कि आप न्यूक्लियर चला दें? वो कहते हैं ना कि इस दिलेर कौम का, शेर दिल कौम का एक बुज़दिल और गिदड़ लीडर बना हुआ है। गुजार बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहूंगा, वो जो कसाब है, जो बुचर है, जो कसाई है भारत का, आप उसके साथ जाती दोस्तियां निभा रहे हैं। देखिए, फैसला लेना होगा, एनफ इज एनफ। मेरा पूरी कौम ये चाहती है कि जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो, जब तक सियाचिन का मसला हल ना हो, जब तक पानियों का मसला हल ना हो, हमें मुज़ाकरात खत्म कर देने चाहिए। अच्छा, इन्होंने अजीब बात की है रिमशा, मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग एक दूसरे से सवाल ठोकी पनामा के मामले पे आप सफाइयां देते हैं। अब आप सीट जब भारत का मसला आता है आपको सांप सूंघ जाता है। मेरा ख्याल है रिमशा छोड़ दें, सिद्दीक साहब रुकिएगा, कभी आप बैठे कभी दूसरा कोई साहब बैठ जाए। हमारी बसों पे हमले हो रहे हैं, हमारी फौज को मारा जा रहा है, और जंग किसको कहते हैं? अमजद साहब, अगर मैं सवाल यही करूं आपसे भी कि फौज जो है वो कुर्बानियां दे रही है, हमारे जो सिविलियंस हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं, सियासी क़यादत आज भी लड़ रही है, वो एक पेज पर नहीं दिखाई देती। हुकूमत का काम है की रोल क्लियर अदा करे और सबको इकट्ठा करे। मैं ये कहता हूं कि मेरे भाई, अमजद साहब जवाब दीजिएगा। ये बाकी हजरात को पहले चुप कराएं ना, ताकि बात की जा सके। ये पहले अपने चेयरपर्सन से और चेयरमैन से ये बयान दिलवाएं कि जनाब मुकम्मल जंग का ऐलान कर दिया जाए।
चेयरमैन ने कहा जो मोदी इनका का तो यार है कोई वो स्टेक ही गद्दार नहीं है। चले इसको शौकत इस्लाम बसरा का क्या स्टेक है? कि साहब है, रुकिएगा, बुचर है। बस ना रुकिएगा, शौकत बसरा बसरा साहब का वो रुकिएगा। माजरत से मैं भाई बंदी अपनी जगह। मैंने कहा शौकत जरा चुप बसरा का कराएं वो इनको लेवल ताकि ही बात नहीं है की जा सिद्दीक सके। साहब कि वो रुकिए, जंग के हवाले से कोई रुकिएगा। ऐलान कर सके। इस तरह तो मसले का हल नहीं निकल सकता ना। सियासी क़यादत अगर यहाँ पर मैं भी क्या बैठ के रुकूं? लड़ेगी टॉक शोज में तो आप कोई उनको बात नहीं हो रोकती नहीं सकती। है। अमजद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से हल निकलता आपको हम नहीं दिखाई लड़ दे रहे, रहा है कि मैं नहीं सियासी लड़ रहा। क़यादत भी लड़े, हम जी, बाद मैं- में भारत को भी जवाब न दें, ऐसे कैसे ये मामला रिजॉल्व होगा? मैं अर्ज करूं, जी अंदर का क्या हाल है? क्या रुकिएगा, ये सिद्दीक देखिए साहब, फैसला ये रुकिएगा। है कि भारत ने पूरी दुनिया में हमें रुस्वा किया है, बदनाम अमजद साहब, मैं किया चाहती है। हूँ इसका जवाब आप तफसील और से वो दें। ये ब्रेक कहता ले है लेते हैं कि यहाँ पे। पाकिस्तान- अमजद साहब रुकिएगा, आने के लिए माजरत चाहती हूँ, ब्रेक यहाँ पर आ गई है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो गया यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमजद साहब से इस बात का तफसीली जवाब लेंगे कि आखिरकार हल क्या है, कब तक पाकिस्तान इस तरह से शोर मचाएगा, क्या हम इसी तरह से जाने लुटाते रहेंगे? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अमजद साहब से की जाने बढ़ते हैं। अमजद साहब, जाने से पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अगर इसी तरह सियासी क़यादत लड़ती रही, एक पेज पर नहीं आई, तो फिर क्या होगा? और दूसरी जानिब अभी आर्मी चीफ के हवाले से भी हम ब्रेकिंग देख रहे थे, उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की अगर खिलाफ वर्जी होगी भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। किस तरह से निपटे? देखिए, इसमें जो सियासी पार्टियों का आपस में जो आप कह रही हैं कोई इनके मुखासमत वगैरह या झगड़ा, वो कौमी जो हमारे मामलात हैं उन पे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा ख्याल है कश्मीर के मामले में तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं और सपोर्ट करती हैं। अगर कोई इख्तलाफात हैं तो वो और चीज़ों पे हैं, वो सियासी भी हैं या दूसरे आप कह लीजिए जैसे अभी पनामा का केस है या और इस तरह के केसेस। अब बात यह है कि मेरा तजिया ये कहता है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभा सकी, इस पे ओहदाबरा नहीं हो सकी, और मैं उसकी तशरीह आपके सामने रखता हूं। देखिए, 2008 में भारत में एक बॉम्बे का वाक़या होता है और फिर जाके 2016 में वाक़या होता है। 8 साल दरमियान में भारत में कोई वाक़या नहीं हुआ दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान में 70,000 लोग इस दौरान मारे गए, और पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों वाक़यात दहशतगर्दी के हुए। हमारा खून बहता रहा और भारत पूरी दुनिया को ये बावर कराता रहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, पाकिस्तान ही एपिसेंटर है, पाकिस्तान ही टेररिज्म करवाता है। अब मुझे बताइए, अगर दुनिया उसकी इस कहानी पे यकीन करती है तो उसकी बुनियादी वजह उनकी मुनाफकत तो है ही है, लेकिन हमारा भी तो अपना जो काम था हमने नहीं किया। बिल्कुल, हमने कहाँ उनका तोड़ किया है। आप ये देख लीजिए कि आज वो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में जो एक आज़ादी की जद्दोजहद है, जो बिल्कुल खालिस जद्दोजहद है, जहां लोग बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं, उसको वो पाकिस्तान की तरफ से छेड़ी हुई दहशतगर्दी का दुनिया से तस्लीम करवाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं इसका हमने उसका जवाब नहीं दिया। अब आप देखिए कि हमारा ही खून बह जाए और हमारे माथे पे ये कलंक रहे कि हम दहशतगर्द हैं, ये हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी भी इससे खत्म होती है, हो जाती है, और हम दुनिया को जाके जब अगर ये वजीर कहें कि आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यूएन में गए और सुषमा स्वराज ने भी तकरीर की, उन्होंने कहा पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, उसे आइसोलेट करने की बातें की जाती हैं, उन्होंने ये एजेंडा उठाया, उन्होंने ये पॉइंट उठाया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की कोई बात नहीं की गई, कुलभूषण का भी जिक्र नहीं किया गया। तो फिर आर्मी फोरम से हम उस तरह से अपना मैसेज नहीं दे पा रहे। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, मैं वजाहत आपको कर रहा हूं ये। अच्छा, अब चीज ये है कि हमारे पास सबूतों की कमी नहीं है। मोदी साहब के इतराफी बयानात है बांग्लादेश के, मोदी साहब की 15 अगस्त की तकरीर है आपके पास, मोदी साहब के पास वहां रखा हुआ बरामदा बुख्ती है और हरब्यार मरी है, और बलोचिस्तान के बारे में उनकी स्टेटमेंट्स हैं, कुलभूषण आपके पास है, श्रीलंका में वो करवाते रहे हैं दहशतगर्दी, तामिल टाइगर उन्होंने बनाए। अब अगर हम ना बोले मुंह से, हम दुनिया को सबूत ना दिखाएं, हम दुनिया के सामने अपना रोना रोए के देखें ये दहशतगर्द है, हमें कह रहे हैं दहशतगर्दी ये करवा रहे हैं, और सबूत लेके ना जाएं। आप फाइलें पकड़ाते हैं, लेकिन आपने पीछा नहीं किया इन चीजों का, और वो कैसे करना चाहिए था। आप मोदी का और अपने प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज का मवाजना कर लें। मोदी साहब कहीं दुनिया के दौरे में जाते हैं, वहां से जरूर स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ निकलवा के आते हैं। उनके मुल्क में कोई फॉरेन विजिटर आ जाए, वो उससे जरूर ये कहलवाते हैं कि पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी करवा रहा है। कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए, वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो, कोई में ऐसी मीटिंग हो जहां पे कि मोदी साहब मौजूद हों,
हमें दहशतगर्द करार देने का पहला काम वो सर अंजाम देते हैं। ठीक है, हमारी हालत यह है कि यहाँ हमारे इतने करीबी दोस्त तैयब उर्दगान आए, वो यहाँ पे आके फतेह गुलिन का रोना रोते रहे, हम उनसे भी एक स्टेटमेंट न करवा सके कि भारत दहशतगर्द है। सही। हम यहाँ पे कम से कम एक तो कोई स्टेटमेंट देता हमारे तो हाथ यानी में। फयाजुल हसन चौहान हमारे साहब, जो अगर दोस्त मैं हैं, आपसे हम उनको आपकी भी जाने बढ़ूं, इमाम ठीक है कायल अमजद कर सकते हैं, ये साहब, कहते फयाज साहब, जिस तो तरह से बात की आप- अमजद साहब ने भी कि हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनकी कोताहियां भी हैं कि उस तरह से जो उनके फराइज थे और इस मामले को आर्मी फोरम पर उठाना था वो नहीं उठा पाए। रमशा, अभी नून लीग के स्पोक्समैन कह रहे थे कि क्या फिर हम एटम बम चलाएं। मैं सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा आपकी प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को, खुदा का वास्ता एटम बम ना चलाएं, लेकिन थोड़ी सी अपनी जबान तो चला लेना। ये तो जबान भी नहीं चला रहे इंडिया के खिलाफ, ये तो मोदी के खिलाफ जबान भी नहीं चला रहे, ये तो इंडिया की दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के खिलाफ प्रॉपर तरीके से जबान भी नहीं चला रहे। जबान चलाने में कितनी देर और कितने पैसे लगते हैं, कितनी हिम्मत और कितनी जुर्रत लगती है, कितनी मुशक्कत उठानी पड़ती है। कहने का मकसद यह है कि आप कम से कम पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करें। अब आज का बयान देखें, तमाम पाकिस्तान के अखबारात के अंदर सरताज अजीज साहब का बयान लगा हुआ है कि हम जल्द ही कुलभूषण सिंह यादव के हवाले से डोजियर्स आलमी फोरम्स में पेश करेंगे। व्हाट्स द हेल इज दिस यार, साल होने को है, अभी तक आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम डोजियर आलमी सतह पे पेश करेंगे। वो गे पता नहीं कब आएगी। फिर अगली चीज, अभी इन्हीं स्पोक्समैन ने ये कहा कि क्या जनरल राहिल शरीफ ने बयान दे नहीं दिया, क्या जनरल राहिल शरीफ ने ये नहीं कर दिया, क्या जनरल राहिल शरीफ ने वो नहीं कर दिया। ओ भाईजान, जल्जले आए तो फौज, आपका जनाब सैलाब आए तो फौज, जंग हो तो फौज, कराची हो तो फौज, अमनो अमान हो तो फौज, फाटा हो तो फौज, ज़र्ब अज़्ब हो तो फौज, सब कुछ करे फौज और हुक्मरान करे मौज। ये यहाँ पे सूरत हाल है भाईजान। जो आपका काम है वो आप करें, आपको करना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी फौज की बनती है या हुक्मरान भी अभी कुछ करेंगे? जिस तरह से बार बार ये बात हो रही है कि हम उस तरह से वो मामला कल नहीं कर पाए, बात हुई ऐलान जंग की, तो क्या अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं जंग दोनों ममालिक? सिद्दीक साहब। रिमशा, पहली बात तो ये है कि मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ पार्टी का, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो जिसका काम है आइन कानून के मुताबिक वो उससे लिया जाएगा। ज़लज़ले में फ़ौज और आवाम भी, ज़लज़ले में मैंने ख़ुद जाके को 2 दर्जन ट्रक जो हैं वो तकसीम किए, आज़ाद कश्मीर में, हज़ारे में कैंप लगाए। ये बात जो है ये इस तरह से ना की जाए। सही। हमने करोड़ों रुपए तकसीम किए, ज़लज़ले में और सियासी तंजीमों ने काम किया, सारी जमातों ने काम किया, फ़ौज ने भी काम किया। लेकिन बात यह है कि क्या यहाँ तुर्की के सदर के दौरे की बात भी की गई जी। क्या तुर्की के सदर ने कश्मीर के मसले पे जितनी दो टोक बात की किसी और ने बात की है? लेकिन हम अपने दोस्तों को भी मुतनाज़ा बनाने से बाज नहीं आते। मैंने एक बात ये की, अभी आपने साथ ही जो है वो खबर भी सुनाई जी। राहिल शरीफ साहब ने क्या बयान दिया, ओवरऑल पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है। जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा कि कुछ इश्यूज होते हैं जिन पे, लेकिन कश्मीर पर मुत्तहिद हैं, मुतफिक हैं। ठीक। भाई ओवरऑल सारा एटमॉस्फेयर क्या है पाकिस्तान के अंदर का, पाकिस्तान की सारी जमातों का? क्या यहाँ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें ये एहसास कर रही हैं, ये महसूस कर रही हैं कि सारी बातों को छोड़ के हम इकट्ठे हो जाएं और हम इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर अगर जंग का खतरा सामने सरों पर मंडला रहा है तो मुत्तहिद हो जाएं? हम टीवी स्क्रीनों पर क्या बयानात दे रहे हैं? मैंने ये तजवीज़ की कि आप तीनों जो पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर हैं, 4-5 कह लें, सबसे बड़े आसिफ अली जरदारी साहब, फिर उनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब, इन तीनों को बुला के बिठाएं और कहें कि क्या टोटल वार हो जानी चाहिए। फिर आप बिठा लीजिए इमरान खान साहब को, वो अपनी काबीना के साथ बैठ जाएं। तो ये जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत की बनती है ना, क्योंकि हुकूमत की प्लेयर है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम जमातों को इकट्ठे करे और तमाम जमातों से उनके वर्जन लिए जाएं और एक पेज पर इकट्ठा किया जाए। इस पर मैं कमेंट लूंगी, साथ साथ शौकत बसर साहब को भी शामिल करेंगे और इस बात पर भी बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार अभी तक हमारे वजीर खारजा को तैनात क्यों नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात का मुतालबा किया, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।
स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब, हमने जाने से पहले सवाल ये उठाया था कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने जो मुतालबात पेश किए उसमें एक ये बड़ा वैलिड पॉइंट था कि भाई वजीर खारजा होना चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड करती है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि मामला वैसे का वैसे ही है। रिमशा जलालुद्दीन रूमी की एक हकायत है जी कि 100 अगर अहल आदमी किस मुल्क के अंदर मर जाए तो इतना नुकसान नहीं होता, अगर एक नाअहल बुज़दिल निकम्मा अगर हुक्मरान अल्लाह ताला उसको ताकत दे दे और हुक्मरान बन जाए जिससे मुल्क को जितना नुकसान होता है और अब कौम भुगत रही है। आप मुझे बताइए, वो टीपू सुल्तान ने कहा था ना, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। पूरी कौम मुत्तहिद है। आप मुझे बताइए कि बिलावल साहब ने कहा कि आप वजीर खारजा लगा दीजिए, 2 80 साल के बूढ़े रखे हुए हैं, 2 80 साल जो आपस में लड़ते रहते हैं, कोई काम नहीं है। अभी भी इन्होंने बताइए ना, अभी जनरल हाइल शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई, कहाँ है मियां नवाज शरीफ साहब? वो पनामा की रकम बचाने के लिए, पनामा की चोरी बचाने के लिए तो 2 दफा कौम से खिताब करते हैं। होना तो ये चाहिए कि मियां साहब फौरी तौर पे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं या वो APC बुलाएं। मुझे बताइए, अभी चेयरमैन बिलावल साहब का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने सख्त तनकीद किया और ये कहा है, दोबारा उन्होंने कहा है कि मोदी जो है वो एक दहशतगर्द है, वो गुजरात का कसाब है, मुस्लिम लीग जो नाकाम लीग है। मियां नवाज शरीफ खुदारा ये मोदी की दोस्ती छोड़े, पाकिस्तान के लीडर बने। पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा, आपका कारोबार कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब है। मियां साहब अगर आज आप वजीर आजम है तो पाकिस्तान की वजह से है। सिद्दीकुल फारूक साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, हमने कब कहा ये? आप बताइए कि किसने इकट्ठा करना है कौम को? भाई आपने आज इतना बड़ा वाकया हो गया, फौरी तौर पे देखनी नहीं, नो और नेवर, अभी एनफ इज एनफ। मियां साहब को सुबह कौम से खिताब करें और ये सुनाएं उस दहशतगर्द को कि पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानी कौम एक एटमी कुव्वत की हामिल कौम है, लेकिन कभी नहीं करेंगे मियां साहब। इसकी वजह भाई कारोबार, पनामा, तो सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या शौकत साहब रुकेगा, सिद्दीक साहब कर दे, वजीर खारजा तैनात क्यों नहीं करते, खारजा पॉलिसी को मजबूत क्यों नहीं करते? सिद्दीक साहब APC भी बुला लें, तमाम जमातों को इकट्ठा करें, मामलात को हल करें, क्यों नहीं करते? खारजा पॉलिसी को शौकत बसरा साहब जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, ये जो अल्फाज शौकत बसरा साहब अदा कर रहे हैं, ये खारजा पॉलिसी बनाएंगे? जो इन्होंने गीदड़ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई मंझा हुआ और माकूल सियासी वर्कर इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर सकता है? क्या करें, हमारी कौम मर रही है, हमारे लोग मर रहे हैं। इनकी 5 साल हुकूमत रही है, अगर मेरे और आपके घर से लाश निकले ना तो फिर पता क्या नहीं हुआ? उस अरसे में इन्होंने क्या किया? मैंने एक ही बात की है, और ये इल्जामात पे इल्जाम, ये जो बैठे हैं हमारे दोस्त, इल्जाम लगाते चले आ रहे हैं, अदालतों में जाते हैं, वहां साबित नहीं होता, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इनका भी यही हाल है। मैंने एक बात की है कि अगर इनके 4 लीडर मुतहद होकर कहें कि जी टोटल अभी तक वजीर खारजा क्यों तैनात रही है, खारजा पॉलिसी का है, मुझे इस बात का जवाब दे। बयानात के जरिए जंग लड़ना चाहते हैं, जंग इतनी आसान नहीं है। ठीक है, फयाज हसन चौहान साहब, हम देखते हैं अमजद साहब की मुझे कॉमेंट लेने इस बारे में। रुकिएगा बसरा साहब, ठीक है, इस बारे में बड़ी बात हो चुकी है। बसरा साहब रुकिएगा, आप क्या समझते हैं? अमजद साहब, उसके बाद में फयाज साहब की जानिब बढ़ूंगी। अमजद साहब बताइएगा कि देखिए खारजा पॉलिसी को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। जिस तरह से मेरे दोस्त ये बातें कर रहे हैं ना, जंग इतनी मामूली चीज है। तो जंग मामूली चीज नहीं है, अगर दोनों जाने से इसी तरह से फायरिंग होती रही तो जंग होगी। अमजद साहब आप क्या समझते हैं? किसने लड़ी है? अजीब हम बातें कर रहे दोनों हैं। कौमें इस वक्त जंग को हैंडल कर सकते हैं। रुकिएगा सिद्दीक साहब जी, बात सुनिए जी। ये कोई अकल की बात नहीं है जो यहाँ हो रही है। जंग की बात कोई नहीं कर रहा, ना जंग की बात कोई नहीं कर रहा, ना जंग का किस्सा हम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि मोदी ने जंग के बगैर अपनी पॉलिसीज, अपने कॉन्डक्ट के वजह से उसने पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट के तौर पे दुनिया में पेश किया और कहा कि जी इनको आइसोलेट कर दें, इनको पारिया स्टेट बना दें इसलिए कि ये दहशतगर्द हैं। मैं ये कहता हूं कि ये तो अपने ऊपर से धब्बा धोएं कम से कम, क्योंकि अगर कश्मीर में जद्दोजहद जो है उसको भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी करार दे दिया दुनिया ने, तो आप कश्मीर के बारे में करेंगे क्या? आपकी सारी पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे के कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको कहे कि ये पाकिस्तान की कराई हुई दहशतगर्दी है, ये आजादी की तहरीक नहीं है। आप सारी तहरीक को जाया कर देंगे, सारे कुर्बानियों को जाया कर देंगे सिर्फ इसलिए
कि आप खामोश हैं, आपके पास जान सबूत साहब, बेताश ठीक है, है, ये लेकिन आप खामोशी दुनिया बड़ा को बताते नहीं नुकसानदेह हैं। होगी। आपकी फयाज पॉलिसी साहब आप क्या नहीं है। कहते हैं? फयाज साहब का कमेंट, फयाज साहब आप फरमाइए। ये मसला है। रुकिएगा सिद्दीक साहब, फयाज साहब आप क्या आपके कहेंगे? प्रोग्राम की क्या वसात उसमें से नवाज दहशतगर्द शरीफ करार साहब नहीं से दे रहे थे सिंपल वहाँ इतना के रिक्वेस्ट वज़ीर-ए-आज़म? करूंगा कि आप नरेंद्र मोदी के 14 इतने साल। अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, फ्रेंड हैं, परावली है, आपकी मोहब्बत है, आप कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हैं, खुदा का वास्ता फोन उठाएं और एक हॉटलाइन पे, जिस तरह आप अपना जनाब हेयर ट्रांसप्लांट करने के जाने से पहले ऑपरेशन थिएटर में आपने नरेंद्र मोदी को फोन किया था, आप एक फोन उसको कर लें कि भाई तुमने ये क्या बदमाशी कर रही है, तुम्हारी फौज क्या गुंडागर्दी कर रही है, तुम क्या आर्मी सतह कर रहे हो, भाई एक छोटा सा फोन उसको कर लो, मेरे एक छोटा सा फोन भी नहीं होता। मुलाकातें 2 नहीं की। पाकिस्तान को बचाने के लिए मेरे पाकिस्तान लीडर की ने आवाम 2 को पाकिस्तान को बचाने के लिए फयाज साहब होना तो ये चाहिए कि हम हर एक सतह पर इस मामले को उठाएं और तमाम जमातें इकट्ठी होकर इसका कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि हमारे फौजी जो है वो जानों का नजराना दे रहे हैं, हमारे सिविलियन जो है वो जानों का नजराना दे रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुझे दीजिए इजाजत, अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।